हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट साइंस, स्टैटिक जीके इन सबसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आशा करेंगे जो क्लास है इसको आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम बच्चों को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपकी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप सबको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। प्रश्न आपका पहला दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए, इसका मुख्य कारण क्या था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके, लॉर्ड कर्जन भारतीय किसानों की दशा में सुधार करना चाहते थे, ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना कर दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कि भारत अकालों से जूझ रहा था, लॉर्ड कर्जन ने किसानों के हित में के लिए कार्य करने का आदेश दिया था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कृषकों की कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए, इसका कारण क्या था? ऑप्शन बी, क्योंकि ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना कर दिया था, ठीक है ना। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे केवल आपके अपने चैनल BS8 ट्रिकी क्लासेस पे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा, यह कथन किसने कहा? बताइए। युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा, ये कितने की किसका कथन है? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिंडथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स? फटाफट से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्कस करेंगे आपकी इस क्लास में, बस आप लोग क्लास को सपोर्ट करते रहिए। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन ए आया हुआ है, लॉर्ड वेवल, बिल्कुल सही आंसर है। तो लॉर्ड वेवल ने 1 अक्टूबर 1943 से, ठीक है ना, 21 फरवरी 1947 तक ये भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया। ओके, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए, हम देखेंगे इस क्लास का अब जो है आपके लिए अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है, केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आजादी की बातें और कर और सोच सकते हैं, स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा एसएससी जीडी वाला है तो वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं, ठीक है ना। कथन वाले क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आजादी की बातें कर और सोच सकते हैं, किसका कथन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब स्वराज जो है स्वराज आंदोलन, ठीक है ना, पहले बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। तो इन्होंने क्या किया था, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन होने के बाद जो है नरम दल का नेतृत्व किया था। ओके, चलिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से किसने राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय सोसाइटी, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय थिएटर, राष्ट्रीय स्टोर, राष्ट्रीय जिम्नेजियम एवं राष्ट्रीय सर्कस की स्थापना करके ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया? ठीक है, अब समझिएगा, पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नब गोपाल मित्र, ठीक है ना। तो नब गोपाल मित्र जी का जन्म कब हुआ? 1840 में जिनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय सोसाइटी, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय थिएटर, राष्ट्रीय स्टोर, जिम्नेजियम और राष्ट्रीय सर्कस की स्थापना किया, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा नब गोपाल मित्र जी ने। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए, अब देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक, सवजी भाई कोरथ या विनू भाई पटेल? तो महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदुलाल याग्निक, ठीक है ना। तो इंदुलाल याग्निक जो है महा
गुजरात आंदोलन के नेता थे। अब महागुजरात आंदोलन हुआ कब था? तो 1956 में, याद रखिएगा कब हुआ था बेटा, तो 1956 में बॉम्बे प्रांत में हुआ था, गुजराती भाषा क्षेत्र से ये शुरू हुआ था। ओके, और इसी के चलते ठीक है ना 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रांत दो भागों में बट गया, महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत में। कब बटा? 1960 में। क्लियर? तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वेरी गुड। सब लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। मैं क्लास देखता हूँ सबको सही चल रहा है, ठीक है, ओके है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भारतीय विज्ञान अकादमी कब रखा गया? 1950, 1960, 1970, 1980। राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भारतीय विज्ञान अकादमी कब रखा गया? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1970 में। कब रखा गया? तो 1970 में इसका नाम रखा गया। अब भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई कब थी? तो याद रखिएगा 7 जनवरी 1935 को, ठीक है ना। तो 7 जनवरी 1935 को राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, ठीक है ना, और 1970 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। अब राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट की स्थापना किया किसने था? तो लेविस ले फॉर्मोर ने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेविस, ठीक है ना, तो बेटा लेविस ले फार्मोर है ना, या फेरमोर, लेविस ले फेरमोर। चलिए, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? दिल्ली, गया, बेलगाम या लखनऊ? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है बेलगाम, सही आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो बेलगाम में अधिवेशन में अध्यक्ष बने, ऑप्शन सी। इसके अलावा बेलगाम में अधिवेशन हुआ कब था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, जो कि कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बाकी ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो बेलगाम अधिवेशन में, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की? 1990, 1992, 1995 या 1996? बताइए। तो भारत सरकार ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1995 में। कब किया था? तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर, ठीक है, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो है 1 करोड़ रुपए जो है धनराशि मिलती थी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। अब आपसे पूछ सकता है कि अभी लास्ट टाइम अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब दिया गया? तो इसको 2014 में 2014 में इस पुरस्कार को आखिरी बार दिया गया था। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए, अब देखेंगे फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना, CR फॉर्मूला, वेबल योजना और कैबिनेट मिशन में सबसे पहले कौन सी घटना घटी? चलिए, CR फॉर्मूला, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन या माउंटबेटन प्लान, इनमें से सबसे पहले घटना कौन सी घटी, बताइए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला जो है का प्रस्तुत किया गया था 1944 में। वेबल मिशन भारत कब आया था? वेबल 1945 में इसको पेश किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन को 1946 में आया था। और माउंटबेटन प्लान 1947 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये इसका क्रम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1853 में भारत में यातायात के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 1853 में भारत के यातायात की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? पहली रेल, पहला मालवाहक हवाई जहाज, पहला समुद्री जहाज या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहली रेल। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत में पहली रेल जो है बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। कब बेटा? तो 16 अप्रैल
1853 को चली थी। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई? बताइए। 1885, 1887, 1889, 1891। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब किया गया? तो याद रखिएगा बेटा, इसको 1889 में किया गया था। 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में लोगों को भारत की समस्याओं से अवगत कराना था। तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है, वेरी गुड। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कश्मीरी मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2002, 2004, 2005, 2006। तो कश्मीरी मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। ओके चलिए, तो ये 2006 में 25 मई 2006 को, कब बेटा? तो 25 मई 2006 को आयोजित किया गया था। ठीक है, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यही याद रखिएगा। कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बताइए कि भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1915, 1918, 1919 या 1921? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919। तो उदारवादी राष्ट्रीय संघ की स्थापना कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में जो है कांग्रेस के नर्म दल के नेताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, नरम दल के नेताओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके चलिए ऑप्शन सी देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? चलिए, तो सन्यासी विद्रोह, कूका आंदोलन, खाकसार आंदोलन या संथाल विद्रोह? चलिए, तो बाबा राम सिंह जो है किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूका आंदोलन। ओके चलिए ठीक है ना। चलिए, तो बाबा राम सिंह कूका आंदोलन से संबंधित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल सही आंसर है। अब कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी में चला था। ओके चलिए, और ये सिख धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ने सत्याग्रह किस प्रकार किया? चलिए, तो जो सत्याग्रह है, प्रथम हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे आचार्य विनोबा भावे जी, इन्होंने पहला सत्याग्रह किस प्रकार किया? बताइए। तो युद्ध विरोधी भाषण देकर के। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है ना, तो आचार्य विनोबा भावे ने पहला आंदोलन कौन शुरू किया था? तो ये था बेटा भूदान आंदोलन। ठीक है ना, तो पहला आंदोलन इनका कौन सा था? तो भूदान आंदोलन इनका पहला आंदोलन था, जो कि 18 अप्रैल 1951 में शुरू किया था इन्होंने। ओके, तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही बेटा तो क्लास को लाइक करते चलिए और क्लास को अपने शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध से पहले फ्रेंच और अंग्रेजों की स्थिति के संदर्भ में अवलोकन कीजिए। बताइए, तो फ्रेंच और अंग्रेजों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन इनमें से हमारा सही है? बताइए। तो केवल पहला कथन सही कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर थी। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ये आसान प्रश्न है आपके सामने। तो किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन या 1908 में उनकी गिरफ्तारी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, होम रूल आंदोलन। ठीक है ना, तो होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को जो है काफी प्रसिद्धि मिली और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए हम देखेंगे इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
बत्तिल ओन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई? तो जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बत्तिल ओन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इटली में। ठीक है ना, चलिए इटली, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। इसके अलावा बेटा हम बात करें कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? चलिए, तो अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली या मुकुल डे। चलिए, तो भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ, बताइए। तो गदर जो पत्रिका थी, ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित किया गया? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी या पश्तू? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्दू। ओके, तो इसको सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित किया गया था, कब? 1913 में। ठीक है ना, तो 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद में इसको अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तू में प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले इसको उर्दू में किया गया, फिर अंग्रेजी में, फिर पंजाबी में, फिर पश्तू में। ओके, कब इसका प्रकाशन हुआ? तो 1913 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई, बताइए। 1884, 1872, 1881, 1891। देखिए, सबसे पहले अगर जनगणना की हम बात करेंगे तो 1872 में की गई थी। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई, लेकिन जो व्यवस्थित प्रकार से जनगणना है वो 1881 में की गई। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहाँ पे जो सबसे व्यवस्थित प्रकार से जनगणना हुई थी 1881 में। चलिए छोड़िए, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्नाह ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया, बताइए। तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्नाह ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 या कराची अधिवेशन 1943, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1943। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने संगठन की प्रमुख भूमिका निभाई इसमें, यानी कि इसके प्रमुख थे संगठन के। ओके, चलिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, आरकाट, कुर्ग, हैदराबाद। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी, बताइए। ऑप्शन ए, ओके, बड़ोदरा। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है सही आंसर है, बड़ोदरा या बड़ौदा। ओके, इसमें 1906 में प्राथमिक बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, 7 से 12 वर्ष के खासकर बच्चों के लिए। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जब वास्को डिगामा 3 जहाजों के साथ भारत आया तो कालीकट का शासक कौन था? चलिए, जमोरिन, अब्दुल मजीद, कैब्राल या आदिल शाह। चलिए, तो जब वास्को डिगामा 3 जहाजों के साथ भारत आया तो कालीकट का शासक कौन था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमोरिन। कौन था बेटा वहां का शासक? जमोरिन था। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, जमोरिन। ठीक है, चलिए हम देखेंगे इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज का नाम क्या था? तो एडवर्ड, हेक्टर, हेनरी, विलियम। चलिए, तो भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जहाज का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर। क्या नाम था उसका? तो पहले जहाज का बेटा नाम था हेक्टर, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही आंसर है। जो 24 अगस्त 1600 ईस्वी को भारत आया था। कब? 24 अगस्त, मैं लिख देता हूँ, 24 अगस्त 1600। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के हुगली में पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? अच्छा क्वेश्चन है। तो शाह सुजा, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन या अली वर्दी खान, बताइए। 1900। चलिए, तो बंगाल के हुगली में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? तो ये शाह सुजा ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अब शाह सुजा कौन था? तो शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, शाह सुजा जो है ये शाहजहां और मुमताज का पुत्र था। ठीक है, और इसने बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो याद रखिएगा इस चीज को। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के डोमिनियन के साथ विलय करने वाला पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी एन्क्लेव था? तो कौन भारत के डोमिनियन के साथ विलय करने वाला पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी एन्क्लेव था? माहे, कराईकल, चंद्रनगर या पौंडीचेरी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पौंडीचेरी। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीन भारत में व्यापारियों के रूप में अंतिम रूप से आए थे? प्रश्न अच्छा है, दोबारा पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीन भारत में व्यापारियों के रूप में अंतिम रूप से आए थे? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेंच। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंच। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा शक्तियों पर उन संधियों पर विचार करें जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ की थी। चलिए, तो पेशवा बेसिन की संधि, भोसले देवगांव की संधि, सिंधिया सुरजी की अंजगांव की संधि। इनमें से कौन सी संधियां सही है, बताइए। चलिए, तीनों से देखिए बेटा, पेशवा के साथ में बेसिन की संधि किया था। ठीक है ना, 1802 में। बेसिन की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा देवगांव की संधि कब पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1803 में। और सिंधिया यानी कि सुरजी अंजगांव की संधि पर भी 1803 में ही हस्ताक्षर हुए थे, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष में प्राप्त हुआ? चलिए कमेंट करिए फटाफट से कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1765, 1767, 1772, 1775? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1765। ओके, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। तो कंपनी को जो है 12 अगस्त 1765 में, ठीक है ना, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकते हैं? चलिए, तो इनमें से कौन सा रोग प्रदूषित जल से नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही वाला, खसरा। ठीक है ना, खसरा रोग जल से नहीं हो सकता। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है? चलिए, तो कौन सा रोग जो है कीट वाहित यानी कि कीटों के द्वारा होने वाला रोग नहीं है, बताइए। बेरी बेरी, काला आजार, मलेरिया या प्लेग? हम्म, अगर आपने चुना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी।
चलिए, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? यानी कि किस रुधिर वर्ग में, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते नहीं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। जो हमारा ब्लड ए बी होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इसमें केवल एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए आया हुआ है वो सही आंसर है। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? चलिए बताइए। तो एक नारी भी वर्णांध किस स्थिति में हो सकती है, बताइए। ऑप्शन है, यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है, यदि उसका पिता सामान्य है और माता वाहक है, यदि उसका पिता वर्णांध और माता सामान्य है वाहक नहीं, यदि उसका पिता सामान्य और माता वर्णांध है। देखिए, अगर उसका पिता वर्णांध है और माता वाहक है तो स्त्री भी वर्णांध हो सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम क्या होता है? अर्ध गुणसूत्र, लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र, चलिए, सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाली एक कोश की रचना, या लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। चलिए, तो ऑटोसोम क्या होता है बताइए। ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। चलिए, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एलोसोम होते हैं। चलिए, तो एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील या लिंग गुणसूत्र। चलिए, तो एलोसोम क्या होते हैं बताइए। चलिए, तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता होता है? चलिए, तो सर्वात्रिक दाता किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? तो ये ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किसके मिलते हैं? उद्विकास के सबसे ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? तो ये जीवाश्मों से मिलते हैं, फॉसिल्स से मिलते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो बेटा, तो क्लास को लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? चलिए, तो डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आबादी पर माल्थस के लेख। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, कीवी पक्षी पाया जाता है। चलिए, दक्षिणी अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में, पूर्वी इंडीज में। चलिए, तो कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है बताइए। ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में। चलिए, अगला प्रश्न बेटा करंट अफेयर से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? चलिए, बताइए बेटा, इनमें में से कौन सी भारतीय बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो 10, 18, 39, 32। तो हाल ही में घोषित अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलेटिकों को सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 एथलीटों को शामिल किया जो है इसमें सम्मानित किया जाएगा। जिनका भी आंसर बेटा इसमें ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, एथलेटिक्स को। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? चलिए बेटा बताइए। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके।
इसका आयोजन अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। हाल ही में संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है। तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल या हरियाणा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, पश्चिम बंगाल। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंग्लैंड, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। चलिए, तो जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC के फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन है। चलिए, बताएं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। फटाफट से कमेंट करिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय या पहुंचने वाली टीम कौन है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सीरिया में ऑपरेशन मेनी वेज के तहत मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है। चलिए, तो हाल ही में किस देश ने सीरिया में ऑपरेशन मेनी वेज के तहत मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है, बताइए। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान या चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल। ओके, चलिए, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, फ्रांस। तो हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान। ओके, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करेगा जिसकी मदद से सीधा सैटेलाइट से स्मार्टफोन के जरिए कॉल किया जा सकेगा। गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो किस देश के सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है ना, जिसकी मदद से सीधे सैटेलाइट से स्मार्टफोन के जरिए कॉल कर सकते हैं, मतलब सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा यूएसए करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर, यूएसए। ओके, चलिए, हम देखेंगे इस क्लास का अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉर्ज सोरोस को निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो जॉर्ज सोरोस को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। यूएसए, जर्मनी, फ्रांस या मैक्सिको। चलिए, बताइए। ऑप्शन ए, यूएसए। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। चलिए, तो फ्रेंड्स, कासिम बाजार, चिनसुरा, हुगली या श्री रामपुर। चलिए, तो बंगाल में कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली। ओके, चलिए, तो हुगली कारखाना, ठीक है ना, बंगाल में हुगली का कारखाना 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है ना, इसके अलावा चिंसुरा कार अगर पूछ लेता है तो चिंसुरा की स्थापना 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा हुई थी।
ओके, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ डचों द्वारा। किसके द्वारा? डचों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया? चलिए, तो डचों ने अपना प्रारंभिक कारखाना किस जगह स्थापित किया था? तो ये मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, याद रखिएगा। चलिए बेटा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाता है, मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? सूरत, मसूलीपट्टनम, सीख या मद्रास? चलिए, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में किस स्थान पर स्थापित किया गया? सबसे पहले सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। मैं पिछला क्वेश्चन हल्का डिटेल कर देता हूँ इसको। पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया डचों ने? मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना, तब 1605 में। इसके बाद में जो है 1610 में इन्होंने पुलिकट में स्थापित किया अपना, 5 साल बाद। ठीक है, 1610 में। सूरत में इन्होंने 1641 में, सॉरी 1616 में, 1616 में इन्होंने अपना सूरत में स्थापित किया। और लास्ट में जो है बिमलीपट्टनम या में इन्होंने 1641 में इन्होंने स्थापित किया था अपना कारखाना। याद रखिए, ये क्रम है आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? डचों ने मसूलीपट्टनम में किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में किया था 1667 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? ये 1669 में स्थापित किया गया था। ओके, चलिए, गोलकुंडा के सुल्तान ने इसकी परमिशन दिया था, अनुमति दिया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को व्यक्तिगत, ठीक है ना, चलिए मैं एक सेकंड में सही कर देता हूँ इसको। तो निम्नलिखित राज्यों को व्यक्तिगत के सिद्धांत द्वारा उनके विलय के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। चलिए, तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम हमारा सही है? तो पहला सतारा, फिर संबलपुर, ठीक है ना, उसके बाद में नागपुर और फिर उदयपुर, यानी कि 1 4 3 और 2, 1 4 3 2, 1 4 2 3, सतारा, हाँ, उदयपुर, ठीक ना, सतारा, संबलपुर, उदयपुर और फिर नागपुर। 1 4 2 3 हो जाए, ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से क्या बरार के विलय का मुख्य कारण था? चलिए, बरार के विलय का मुख्य कारण क्या था? तो कपड़ा उद्योग के कच्चे माल की प्रचुरता। ओके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की निश्चित संख्या क्या थी? 1743 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की निश्चित संख्या क्या थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24। कितनी थी? 24 थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 1857 के विद्रोह में भारत के सम्राट की घोषणा की? चलिए, तो किस मुगल सम्राट ने 1857 के विद्रोह में भारत के सम्राट की घोषणा की? चलिए बताइए। बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने रेवाड़ी यानी कि हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? चलिए, तो हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये था राव तुलाराम जी ने, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है ना, चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न बेटा, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन के कामकाज की जांच के लिए किस आयोग की नियुक्ति की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन के कामकाज की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना किया था? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको अपने एज अ होमवर्क में बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में रख लीजिए, इस क्वेश्चन को अपने होमवर्क में बताइएगा। चलिए, तो बेटा जो आज की हमारी क्लास है इसमें इतने ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए ठीक है ना, तो बेटा आज की जो क्लास है इसमें इतने ही क्वेश्चन है। तो आशा करेंगे क्लास के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जिन भी लोगों ने बेटा अभी तक अपने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। चलिए, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया, उस क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, चलते बेटा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।